हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑन योर ओन चैनल कृष्णा सिंहदेव। यहाँ पर हम मिल रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए जिनका 21 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका पूरा रिवीजन कर लिया है 2 पार्ट में। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपना बाकी की पढ़ाई भी साथ साथ करते जा रहे हो और यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये रिविजन क्लासेस में आपका जो कॉन्सेप्ट है रिवाइज हो जाता है एंड यहाँ से देखने के बाद आप काफ़ी सारे क्वेश्चन भी लगाते होंगे। और अगर आप अभी तक ये नहीं कर रहे तो स्टूडेंट आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो है। यहाँ पर मैं हालांकि पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में जाकर पढ़ा रही हूँ, बट इट इज़ प्री रिक्विसाइड कि आप इस चैप्टर को एक बार एटलीस्ट खुद से पढ़ लें। तो यहाँ पढ़ने के बाद आपका जो रिविजन है वो बहुत पक्का हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। इन वीडियोज़ को देखने के बाद मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बुक से एंड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल हैं उन सारे क्वेश्चन को ट्राई करके देखें, तो कि आपको पता चल जाए कि आपने जो प्रिपरेशन करी है वो अच्छी है कि नहीं है। इन वीडियोस को यहाँ लेके आने के लिए बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स हम लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ हमारे वर्क को अप्रिशिएट करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। बिना सब्सक्राइब करिए आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ आपके क्लास 10th के लिए बल्कि आगे आने वाले सारे ईयर्स में आपको हेल्प करने वाला है। तो चैनल पर बने रहिए और यस, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आज की क्लास का काम हम अब शुरू कर लेते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम यूनिट 2 शुरू कर दीजिए, तो यस, हम आपकी दरख्वास्त को सुन रहे हैं और हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस वाइज हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 2 जहां पर हम लोग एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे एंड सप्लाई पढ़ेंगे, इसका हम लोग आज रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड का चैप्टर अपने आप में बहुत इजी चैप्टर्स में से एक है, बट एट द सेम टाइम डिमांड के चैप्टर की और ये पूरी सेकंड यूनिट जो है, इनफैक्ट नॉट डिमांड का चैप्टर, इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बताई थी और जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स की एक मार्किंग स्कीम दी थी मेरी तरफ से, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक फॉर दैट वीडियो यू विल बी गेटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो वो लिंक आप वो जो वीडियो है ज़रूर से देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, एक रफ वेटेज बताई थी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जहाँ पर मैंने की सैम्पल क्वेश्चन पेपर और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के बेस्ड आपको वेटेज बताई थी वेरियस यूनिट्स की। तो जिसमें 34 मार्क्स के आसपास की वेटेज आई थी इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 की वेटेज। सो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज डिमांड। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ डिमांड की, तो डिमांड ऑफ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच कंज्यूमर इज बिलिंग and able to purchase at various possible prices। मतलब अगर हम बात करें कि क्या डिमांड एंड वांट सेम होती है या क्या डिमांड एंड डिजायर सेम होती है, तो नहीं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ उसी वांट को डिमांड कंसीडर किया जाता है या इफेक्टिव डिमांड कंसीडर किया जाता है जिसको परचेज करने के लिए कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर हो, मतलब बैकिंग हो, और साथ ही साथ विलिंगनेस टू परचेज हो। और ये डिमांड जो है शुड बी अफेक्टेड बाय द प्राइस एंड द टाइम पीरियड, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग प्राइस पर डिमांड जो कंज्यूमर की है वो चेंज होती जाएगी। देन अगर हम बात करें कि क्या डिमांड एंड डिज़ायर एक जैसी चीज़ें, नहीं, डिमांड एंड डिज़ायर एक जैसी चीज़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप डिज़ायर उन चीज़ों की कर रही हो जो कि आपके बजट के बाहर हो, जिनको परचेज करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर ना हो। तो इसीलिए डिमांड एंड डिज़ायर आर नॉट सेम। And demand is always related to the price. It makes no sense if demand is not related to the price, because according to the price demand में उतार या चढ़ाव आता रहता है। डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज रिलेटेड टू द प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो जनरली हम तो देखते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे भी लॉ ऑफ डिमांड में, कि अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है एंड वाइस वर्सा, मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Desire to buy good backed by sufficient purchasing power and the willingness to spend becomes effective demand। Okay, so ये सारी चीज़ें भी हमको याद रखनी कि effective demand इसे बोलते हैं। डिमांड की मीनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड है, तो आप इस डेफिनेशन को या इस मीनिंग को ऐसा का ऐसा लर्न करेंगे। ठीक है,
Then we can also say that demand is a relationship between the price of commodity and quantity of commodity which a consumer is willing to purchase. तो ये सारी बातें आपको ऐसे के ऐसे लिख के आनी होंगी स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब फैक्टर्स को आप लिख करके आए और ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप मीनिंग ऑफ डिमांड में लिख कर आए. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिमांड की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड का मतलब व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर. फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर इंक एंड पेन. तो इंक का अकेली डिमांड या सेपरेटली पेन की डिमांड नहीं होती है, नॉर्मली दोनों की डिमांड साथ साथ जाती है. देन अगर हम बात करें कार एंड पेट्रोल या एनी काइंड ऑफ फ्यूल, या फिर आजकल जो इलेक्ट्रिक कार्स चल गई हैं, तो ये जो जॉइंटली डिमांडेड है. फॉर एग्जाम्पल मुझे इलेक्ट्रिक चार्जर की बात करनी है, तो वो अलग से हम नहीं खरीदेंगे या सिर्फ कार खरीद लें, चार्जिंग पॉइंट नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है. सो दीज थिंग्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, मतलब एक साथ दिन की डिमांड अराइज होती है क्योंकि उनका कंजम्पशन भी एक ही साथ किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड. देन सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड है कॉम्पोजिट डिमांड. ये भी बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ डिमांड है. कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब होता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विच has several uses. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिल्क की, मिल्क बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. तो कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब होता है कि मिल्क का यूज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है. मिल्क कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, मिल्क कैन बी यूज फॉर मेकिंग मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, मिल्क कैन बी यूज फॉर मेकिंग टी एंड कॉफ़ी. तो इसकी जो डिमांड है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग पीपल करते हैं, इसीलिए इस डिमांड का नाम होता है कॉम्पोजिट डिमांड. देन अगर हम थर्ड टाइप ऑफ डिमांड पे जाए तो हमारे पास आती है डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसी कमोडिटीज़ की डिमांड जिसका कंजम्पशन डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर मोबाइल फोन, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर लैपटॉप, डिमांड फॉर टीवीज, डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, डिमांड फॉर व्हीकल्स एक्सेट्रा. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी डिमांड बिकॉज ऑफ सम अदर गुड की डिमांड अराइज होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन लेबर की, तो कंस्ट्रक्शन लेबर की डिमांड इसीलिए अराइज होती है बिकॉज पीपल वॉन्ट कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस. मतलब कि अगर हम बात करें फ्लैट्स, ऑफिसेज, एनी अदर वर्किंग स्पेस, इन सब की डिमांड होती है. तो कंस्ट्रक्शन लेबर जो है उसकी डिमांड किस लिए अराइज हो रही है, क्योंकि इन सारे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स के लिए हमें कंस्ट्रक्शन लेबर को यूज करना पड़ेगा. सिमिलरली कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसकी डिमांड भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स के लिए है, इसीलिए उसे बोला जाता है डिराइव्ड डिमांड. मतलब इसकी डायरेक्ट डिमांड फाइनल कंज्यूमर नहीं कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर किसी और चीज की डिमांड कर रहा है, लेकिन उस चीज को बनाने में ये वाला इंग्रेडिएंट भी लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फोन में जो कैमराज यूज होते हैं, तो फोन का कैमरा अलग से कोई नहीं खरीदेगा, फोन के अंदर वो इनबिल्ट होकर ही आता है. तो उसकी डिमांड क्या कहलाई जा सकती है, डिराइव डिमांड कहलाई जा सकती है, क्योंकि डिमांड किस चीज़ की है, फोन. जब हम कोई भी फोन परचेज करते हैं तो हम देखते हैं इसका कैमरा कैसा है, इसका कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना पावरफुल कैमरा है. तो वो हमने डिमांड फोन की करी है. एंड डिराइव डिमांड क्या है, डिराइव डिमांड है कैमरा की जो उसके अंदर यूज किया जाएगा. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, डिराइव डिमांड का पॉइंट. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव डिमांड. कॉम्पिटिटिव डिमांड जस्ट जॉइंट डिमांड का ऑपोजिट है. जॉइंट डिमांड में हमने देखा था दो चीजों की एक साथ डिमांड करी जाती है, वेयर एज कॉम्पिटिटिव डिमांड में दो चीजों को एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड. तो यहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड. आगे जाके हमें इसे डिटेल में पढ़ना भी है. फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी की डिमांड जो है वो कैसी डिमांड है, कॉम्पिटिटिव डिमांड है. या हॉट बेवरेजेस में बात करें तो टी एंड कॉफी की डिमांड को हम बोलेंगे दिस इज कॉम्पिटिटिव डिमांड. So these are certain types of demand, students. Now next topic is what is individual demand curve. इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले, रिवीजन का भी रिवीजन करते हुए चले, सो दैट आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट आप भूल ना पाए. सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डिमांड. तो मीनिंग ऑफ डिमांड में हमने बोला डिमांड का मतलब होता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच आर डिमांडेड बाय द पर्सन हु हैव विलिंग टू परचेज द कमोडिटी एंड परचेजिंग पावर, या विलिंगनेस टू बाय एंड परचेजिंग पावर इससे बैक्ड होना चाहिए. And demand has a relationship with the time period and the price, and normally demand and price are inversely related. Simple desire cannot be called demand because it has to be backed by the purchasing power. अगर आगे बात करें तो हमने देखा टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है. टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर हमारे पास है जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड. जॉइंट डिमांड मतलब व्हेन टू गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड, फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. कॉम्पोजिट डिमांड मतलब एक ही गुड के मल्टीपल यूजेस. यहाँ पे मैंने आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया था. डायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसी चीज़ों की डिमांड जिसे कि हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, हम लोग मतलब फाइनल कंज्यूमर. डिराइव डिमांड मतलब
मतलब किसी और चीज़ के लिए डिमांड हो रही है लेकिन उसको बनाने में सर्टेन थिंग्स आर यूज, सो दैट दोज थिंग्स विच आर यूज फॉर मेकिंग दोज थिंग्स विच आर डिमांडेड बाय द फाइनल कंज्यूमर इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेबर का। देन उसके बाद था कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड, एग्जाम्पल थे टी एंड कॉफी एंड कोक एंड पेप्सी। अब देखते हैं व्हाट इज डिमांड कर्व। सबसे पहले समझिए कि डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, एंड यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्या है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाउस होल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। मतलब जब हम डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं तो उसे कहा जाता है डिमांड कर्व। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ पे you can see the price is falling from 100 it has become 90, 90 to 80, 80 to 70. The price is constantly falling and as a result demand is increasing. From 1 unit it has become 1 kg per week, it has become 2 kg per week, 4 kg per week and then 6 kg per week. Like this the demand is going on increasing. So here we can establish the relationship between the demand and the price. There is an inverse relationship between the price and demand. The price is going on falling whereas demand is going on increasing. And this demand is of individual household, so this demand will be called individual demand. And same thing if it is presented on a graph on y-axis and x-axis, this will be called demand curve. So you can say the slope of demand curve is negative because there is inverse relationship between the two articles. So here on the y-axis you can see the price is there and on the x-axis demand is there. सो दिस इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपने हो सकता है ऐसा डिमांड कर्व भी देखा हो, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिमांड कर्व, और इस तरह के डिमांड को बोलते हैं कर्वीलिनियर डिमांड कर्व। दोनों तरीके के डिमांड कर्व सही है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर मैं ऐसा डिमांड कर्व बनाकर आ जाऊँ, ये देखिए यहाँ पे जो बना रही हूँ तो ये डिमांड कर्व नहीं है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली सप्लाई कर्व। तो आपको याद रखना है कि दिस कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। ग्राफिक प्रेजेंटेशन of the demand schedule expressed in the relationship between the different quantities of a commodity at different prices during the given period. ये है proper definition of individual demand curve। तो बच्चों आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप रिविजन कर रहे हैं, रिविजन करते टाइम आप डेफिनेशंस के ऊपर एंड कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आता हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो हो सकता है यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड बिकॉज यू हैव नॉट रेड द टेक्स्ट इनफ नंबर ऑफ टाइम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप टेक्स्ट बहुत अच्छे से कई बार पढ़ें सो दैट यू कैन प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज इन द टेक्स्ट। चलिए अब आगे देखें। The picturization of the demand schedule is called demand curve. Slope downwards left to right, always इसका जो slope है वो left to right होता है, इसे हम लोग negative slope भी बोलते हैं। I hope students आपको समझ में आ रहे हैं। मैं यहाँ आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझा दूँ, और ये रिविजन नहीं, मैं पूरी तरीके से टीचिंग कर रही हूँ यहाँ पे, सो दैट आपका कोई भी कॉन्सेप्ट लेफ्ट ना रहे और आप पूरी तरीके से इसे रिवाइज करते जाएं। यस, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, आपको तो यहाँ चैनल पर बने ही रहना है। एक और बात मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल टू योर जूनियर्स ऑल्सो, बिकॉज जब क्लास 9 से स्टूडेंट क्लास 10th में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर हम भी हैं जो कि कमर्शियल स्टडीज़ नॉट एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, लेकिन कमर्शियल स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स का पूरा टेक केयर आपको इस चैनल पर किया जा रहा है। तो प्लीज़ रिकमेंड इट टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। जब कमर्शियल स्टडी का पेपर हुआ था उस समय हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए थे जहां स्टूडेंट ने बोला कि मैम पता ही नहीं था कि कोई चैनल है जो कमर्शियल स्टडीज़ भी पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता है। पता होता तो हम पहले इनको रेफर करते, अब बहुत लेट हो गया, लेकिन स्टिल द स्टूडेंट्स गॉट बेनिफिट। चलिए अब हम आगे वापस आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? इससे पहले जो हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा, अब हम देख रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व देखने से पहले ये समझे कि मार्केट डिमांड होती क्या है। मार्केट डिमांड इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। एक मार्केट सेगमेंट मतलब एक मार्केट का अगर हमने पार्ट लिया, एक ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ होल ऑफ इंडिया इज मार्केट, ओके, एंड उसमें हम अगर बात करें दिल्ली, सो दिल्ली इज वन मार्केट सेगमेंट। अगर मैं पूरे यूपी की बात करूँ, दैट इज वन मार्केट सेगमेंट। नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से जोनल वाइज हम उसका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं एक मार्केट सेगमेंट। तो एक मार्केट सेगमेंट में बहुत छोटे मार्केट सेगमेंट की बात करें
तो अगर यहाँ पर 4 कस्टमर है या 2 कस्टमर है, कोई भी एक से ज़्यादा कस्टमर को अगर आप बोलेंगे तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। तो उनकी एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है बट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 100, 1 एंड 2, ये 100 क्या है, प्राइस है, और उसके ऊपर हाउस होल्ड ए की डिमांड है और हाउस होल्ड बी की डिमांड है, और उन दोनों की कंबाइंड डिमांड को हम लोग जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सबमिशन बोलेंगे, ये मार्केट डिमांड है। ओके, सो ये जो मार्केट डिमांड है ये हॉरिजॉन्टल सबमिशन है ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर प्रेजेंट इन द मार्केट सेगमेंट। इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसे बोला जाता है मार्केट डिमांड कर्व। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, सॉरी मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है गलती से, ये रहा, ये है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो कर्व है ये काफ़ी फ्लैटर कर्व है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटीज़ है। यू कैन सी, आप अगर इस एरिया के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये बड़ा है, वेयर एज दिस एरिया है स्मॉल। यहाँ पे स्मॉल के लिए मैं एस लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ बिग, और ये एरिया और भी स्मॉल दिखाई दे रहा है। ओके, तो जब बिगर एरिया कवर होगा तो ऑब्वियसली मार्केट डिमांड कर्व इज गोइंग टू बी मोर फ्लैटर। अच्छा, फ्लैटर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझिए विच इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, उस कर्व को हम बोलते हैं कि ये मोर फ्लैटर कर्व है। चलिए अब यहाँ टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसे भी पढ़ लेते हैं। मार्केट डिमांड कर्व शोज द क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी व्हिच ऑल द हाउसहोल्ड इन अ मार्केट वुड डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस। इट इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स व्हिच ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी ड्रॉन बाय एग्रीगेटिंग टुगेदर ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर हम जोड़ दे तो हम मार्केट डिमांड कर्व की तरफ चले जाते हैं। इट इज हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ ऑल द डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल हाउसहोल्ड। तो हॉरिजॉन्टल वर्ड याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल सबमिशन जो वर्ड है ये है की वर्ड यहाँ पे स्टूडेंट। एंड आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डिमांड कर्व या सप्लाई वाले चैप्टर में से कर्व्स जरूर बना करके देखिए, क्योंकि इन कर्व्स की अगर प्रैक्टिस नहीं होगी एंड ग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वहां पर फंस जाएंगे। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज डू प्रैक्टिस एंड आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। देयर आर स्टूडेंट हु रीच इजीली टू 100 on 100 एंड 90s में तो काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स आते हैं। ठीक है, आपका 80 मार्क्स का पेपर है, मैं यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 100 की बात कर रही हूँ। प्रोजेक्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छा किया ही होगा। आप 80 मार्क्स में से भी मैक्सिमम मार्क्स लेके आने की कोशिश करिए, सो दैट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके परसेंटेज को बूस्ट कर दे, क्योंकि आपको पता है कि आपको बेस्ट ऑफ 5 का सिलेक्शन होता है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स शुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। चले अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या है। जब हम डिटरमिनेंट्स की बात करें, जस्ट 1 मिनट, मेरे गला जरा सूख रहा है, गर्मी बहुत होने लगी है स्टूडेंट, गला सूख जाता है बात करते करते। यस, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलें तो बात करें अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको बोला जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात करें मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है। तो ऑब्वियसली पहली चीज तो है प्राइस ऑफ कमोडिटी। इट हैज अ मेजर implication or impact on the demand. So if price of commodity increases, what will happen? In normal case, if price of commodity increases, the demand for a particular commodity will fall and vice versa. ओके, अब मैंने ये नॉर्मल वर्ड के ऊपर फोकस क्यों किया और यहाँ पे भी नॉर्मली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे यहाँ पर एक टाइप ऑफ गुड आते हैं जिन्हें हम गिफिन गुड या बोलते हैं इन्फीरियर गुड। वहाँ पर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ये थोड़े लो क्वालिटी गुड होते हैं। तो जब इनका प्राइस कम होता है तो कस्टमर क्या करता है, इनकी डिमांड को कम करके दूसरे नॉर्मल गुड की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है। इसीलिए नॉर्मली वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब अपना आंसर आप लिखेंगे तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप लिखते समय आप ये वर्ड नॉर्मली यूज़ करें, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। एंड ये इनवर्स रिलेशनशिप वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। ओके, चले अब बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर अगर किसी भी गुड के लिए फेवरेबल है तो वहाँ पर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ,
जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गुड्स होते हैं या जो लेटेस्ट फैशन के क्लोथ्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल चेंज होता है इन द डिमांड ऑफ कस्टमर, इसीलिए उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है या ओल्ड फैशन क्लोथ है तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी, इवन इफ देयर प्राइस इज लेसर। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। क्यों वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उनको उस चीज़ के लिए लाइकिंग नहीं है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अब चेंज हो चुका है। अब वो लेटेस्ट फैशन के क्लॉथ खरीदेंगे, ऑब्वियसली पुरानी टेक्नोलॉजी के सामान या पुराने फैशन के क्लोथ्स वो नहीं खरीदेंगे। अगर वो सस्ते दाम पर अवेलेबल है उसके बाद भी उसे नहीं खरीदेंगे। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। देन अगर हम बात करें रिलेटेड गुड्स की, तो रिलेटेड गुड्स भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन रिलेटेड गुड्स को हम लोगों को दो तरीके से देखना पड़ता है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सीइंग द व्हाट इज price of related good. First type of related goods are substitute good. Substitute good is related to the competitive demand which we had studied, and complementary good means which is related to the joint demand which we had studied. So substitute good की अगर बात करें तो जो गुड आपस में compete करते हैं उनकी डिमांड को कहा जाता है substitute good. तो फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी को ले लें हम, तो अगर टी एंड कॉफ़ी में से टी का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो कॉफ़ी वाले कस्टमर टी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे या फिर वाइस वर्सा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव गुड्स की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज का फर्क पड़ता है दूसरे कॉम्पिटिटिव गुड पे। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर मैं टी एंड कॉफ़ी के एग्जाम्पल पे ही स्टिक करूं कि अगर कॉफ़ी बहुत महंगी हो जाए तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी द डिमांड फॉर कॉफ़ी विल फॉल डाउन एंड द डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज। ओके, सो इस तरीके से रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे गुड्स जो कि जॉइंटली डिमांडेड है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल एंड ऑटोमोबाइल, तो अगर ऐसा हो जाए कि फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, अभी भी बहुत ज़्यादा ही हैं लेकिन और भी बढ़ जाए, ऐसा समझो कि 1000 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल हो गया है, तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली उनकी ऑटोमोबाइल की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल का आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो डिमांड फॉर फ्यूल तो डिप्रिशिएट करेगी, मतलब फॉल करेगी, डिक्रीज करेगी, साथ ही साथ डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल विल ऑल्सो फॉल, क्योंकि ऐसे ही फ्यूल का आइसोलेशन में इस्तेमाल तो नहीं किया जाता। मतलब अकेला हम पेट्रोल तो नहीं खरीद के लेकर आ रहे होते, पेट्रोल किस लिए खरीदा जाता है? किसी ना किसी व्हीकल में फिल करने के लिए। तो डिमांड फॉर द बोथ गुड्स which are jointly demanded is going to fall down. So इसे बोलते हैं complementary good. ये जो डायग्राम्स यहाँ पर दिए गए, इन डायग्राम्स को आप क्लास 10th के लिए इग्नोर कर सकते हैं। बुक में ये डायग्राम दिए हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। अभी के लिए 12th में तो आपको बनाना ही है, तो मैं इन्हें ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने नहीं जा रही हूँ स्टूडेंट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। फिर यहाँ पर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें हम तो इनकम इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इट हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड यहाँ हमें देखने पड़ेंगे। तो नॉर्मल गुड के केस में ऐसा होता है, नॉर्मल गुड मतलब कि जो रोजमर्रा के गुड्स हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें नॉर्मल गुड कहा जाता है। इन्फीरियर गुड जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि मेज, ज्वार, ये इस तरीके के जो गुड्स होते हैं इन्हें बोला जाता है, थोड़े सस्ते वाले जो अनाज होते हैं, जो सस्ते ग्रेन्स होते हैं, इन्हें बोला हो जाता है इन्फीरियर गुड। या फिर आप सोचिए कि आप एक शोरूम से प्रॉपर जगह से जाकर के शूज परचेस करें और एक फुटपाथ पे शूज बिक रहा है, तो कौन सा गुड इन्फीरियर गुड है? जो फुटपाथ पे शूज बिक रहा है, जो कि नॉन ब्रांडेड है या फिर बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का है, जो कि काफी सस्ता होगा। अगर आप दुकान से जूता खरीदने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपको 4-5 हज़ार रुपए देना पड़े, यहाँ पर हो सकता है आपको 100-150 रुपए में मिल जाए। तो वो जो गुड है जो 100-150 रुपए में मिल रहा है उसे बोला जाता है इन्फीरियर गुड, जिसकी क्वालिटी जो है लो होती है, कंज्यूमर को भी पता होता है बट उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो वहां से परचेज कर लेता है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर का रिलेशनशिप इन दोनों गुड के साथ कैसा है, चले वो देखें। तो नॉर्मल गुड के केस में जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होगी। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी इंक्रीज हो रही है। वैराज अगर हम इन्फीरियर गुड की बात करें तो इन्फीरियर गुड के केस में ऐसा नहीं होता है। इन्फीरियर गुड में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन ऑफ इन्फीरियर गुड को कम कर देता है और वो इन्फीरियर गुड से नॉर्मल गुड की तरफ होना चाहता है, इसीलिए इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। एक बार फिर से सुन ले मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ
normal good and the income of consumer, if both will go in the same direction. If income is increasing, the demand for normal good will also increase. But in case of inferior good, there is negative relationship. If the income of consumer increases, his demand for inferior good will fall down. Then consumer credit facilities. What is consumer credit facility? Consumer credit facility जो आप देखते हैं आजकल, जो सब लोग यूज करते हैं, काफी वाइडली यूज है, EMI पे सामान खरीदा जाना. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छी है तो कंज्यूमर को बहुत सारा पैसा इकट्ठा उसका डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, अपफ्रंट पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती. एक छोटा सा अमाउंट एज डाउन पेमेंट किया जा सकता है एंड बाद में कंज्यूमर उन गुड्स को परचेज कर सकता है ऑन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट. तो इसे बोला जाता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी. जब ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी होती है तो बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी के रेंज में गुड्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ जाता है. लेकिन अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, आपको सारा पैसा एक ही साथ देना है या फिर काफ़ी हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे, अगर ऐसा हो जाए तो लोग ऐसे खरीदना परचेज करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली अपने पॉकेट से ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ रही है. सो इन सच केस द डिमांड विल फॉल. सो अच्छी कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी मतलब हायर डिमांड एंड गुड कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी ना होना मतलब लोअर डिमांड. चलें अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. अभी तक जो हमने पढ़े थे वो थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है पॉपुलेशन स्टूडेंट्स. तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, सो ऑब्वियसली डिमांड इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. लाइक इन कंट्री लाइक इंडिया वी सी द डिमांड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आ रही है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड फॉर एवरीथिंग is going to be greater. बट जहां पर पॉपुलेशन कम है या बिकॉज ऑफ सम रीजन इवैक्यूएशन हो गया या बहुत महामारियों की वजह से डेथ हो गई है काफी सारे लोगों की, या फिर काफी सारे लोग वहां से माइग्रेट कर गए, ऐसी जगह पर पॉपुलेशन कम हो जाती है और डिमांड भी कम हो जाती है. देन नेक्स्ट फैक्टर है सीजन एंड वेदर. अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की, तो सीजन एंड वेदर की वजह से सारा मार्केट एक जैसे बिहेव करता है. जितने भी कस्टमर हैं इन द मार्केट सेगमेंट एक जैसा बिहेव करते हैं, तो सीजन एंड वेदर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. जैसे कि अभी समर सीजन चल रहा है, तो समर गुड्स की रिक्वायरमेंट है, कॉटन क्लोथ्स, AC, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, इन सब की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. वेदर अगर हम बात करें मानसून की, तो मानसून में अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द रेनी सीजन क्लोथ्स एंड रेनवेयर की आ जाएगी. गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड. तो गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे होगा? अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में हैवी टैक्सेशन किया जा रहा है तो उसकी वजह से कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द डिमांड विल फॉल डाउन, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी. एंड अगर गवर्नमेंट फेवर कर रही है, गवर्नमेंट टैक्सेशन में काफी लिबर्टी दे रही है या सब्सिडीज दे रही है, तो डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज प्राइसेस विल फॉल डाउन. देन स्टेट ऑफ बिजनेस कैसा है? प्रिवेलिंग बिजनेस कंडीशन, अगर बूम पीरियड में चल रहा है तो डिमांड हाई रहेगी. बूम पीरियड मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेसेस बहुत अच्छा करें. एंड डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है मतलब कि बिजनेसेस आर डाउन, लोगों की इनकम कम है, तो क्या होगा? डिमांड भी कम होगी. तो ये है सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड स्टूडेंट. देन उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इन एन इकोनॉमी, तो फिर क्या होगा? इस तरीके की इकोनॉमी में डिमांड फॉर नेसेसरी गुड ज्यादा होगी. और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और कुछ के पास बहुत कम है, तब डिमांड फॉर लग्जरी गुड ज्यादा होगी, क्योंकि वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है उनको नेसेसिटीज के फुलफिलमेंट के बाद कहीं और तो पैसा खर्च करना होगा, तो वो लग्जरीज पे करेंगे. देन एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. एडवर्टीजमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल Anil drinks a particular brand of soft drink because the favorite actor speaks highly about it. So एडवर्टीजमेंट की वजह से भी डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है. मोस्टली इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारी बार बच्चों को एडवर्टीजमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द पेरेंट्स, दे कैन पीछे पड़ के पेरेंट्स के से प्रोडक्ट को परचेज करवाएं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं बाय सीइंग द एडवर्टीजमेंट. चलें अब है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है स्टूडेंट? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस राइजेज. तो आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ लॉ. इसको स्टूडेंट्स ऐसा का ऐसा लर्न करना होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हर जगह आपको कोट करना है जब भी आपसे लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कोट दिस स्टेटमेंट. फिर उसके
बाद यहाँ पर आपको एक डिमांड शेड्यूल बनाना है और उसके बाद डिमांड कर्व दिखाना है। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व वेरी वेरी सिंपल है और इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि ये काफ़ी जगह पर यूज होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी नेगेटिवली स्लोप बल्कि उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स या इंफीरियर गुड्स, ऐसे गुड्स जहां पर कंज्यूमर स्पेंड्स लार्ज पार्ट ऑफ द इनकम, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाएगी वो इनके ऊपर ना खर्चा करके कहीं दूसरी जगह खर्चा करेगा, मतलब कि नॉर्मल गुड्स के ऊपर खर्चा करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर प्राइस इन गुड्स का बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या होता है, ये देखिए एक बार पढ़ लें, इनकम से रिलेट नहीं करना है इसे, सॉरी इनकम से मैंने इनकम बोल दिया, इनकम की जगह मुझे प्राइस बोला था, एक बार पढ़ लें तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड डिमांड फॉर विच फॉल्स विद अ फॉल इन देयर प्राइस। अगर इनका प्राइस कम हो जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा, इसको इतना ही खरीदेगा या कम खरीदेगा और यहाँ से जो वो परचेसिंग पावर सेव कर रहा है, ये बचा हुआ पैसा वो सुपीरियर गुड्स को खरीदने में लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 50 रुपए किलो का मेज मिलता था, अब 50 रुपए किलो का मेज मिलता था और एक कंज्यूमर जो है वो इस मेज का 5 kg कंज्यूम करता था, मतलब 250 रुपीज पर वीक वो स्पेंड कर रहा था। अब अगर ऐसा होता है कि मेज की प्राइस फॉल होके 30 रुपीज पर चले जाती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पर वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा नहीं, या तो वो इस कंजम्पशन को इतना ही रखेगा या बल्कि कंजम्पशन को रिड्यूस कर लेगा और यहाँ से जो सेविंग हो रही है 20 रुपए पर kg की, उसे वो डाइवर्ट कर देगा इन कंजम्पशन ऑफ सम सुपीरियर गुड, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि वो इंफीरियर गुड या गिफिन गुड को छोड़ के नॉर्मल गुड की तरफ शिफ्ट हो। इंफीरियर गुड तो उसे इसीलिए खरीदना पड़ रहा है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम है। देन अगर हम बात करें प्रेस्टीज गुड्स की, तो प्रेस्टीज गुड के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। ये प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टेटस सिंबल। जैसे कि आपने देखा है आईफोन 14 प्रो मैक्स इतना महंगा है, लेकिन फिर भी लोग क्यों खरीद रहे हैं? आईफोन के सारे ही मॉडल इतने महंगे होने के बाद भी लोग क्यों खरीदते हैं? क्या वहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है? यस, नहीं एप्लीकेबल है। दीज आर स्टेटस सिंबल्स एंड दैट इज वाई देर आर डिमांड फॉर सॉलिटेयर्स, देर आर डिमांड फॉर एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, एक्सपेंसिव कार्स एक्सेट्रा, बिकॉज ये एक तरीके के क्या है, ये सारी चीजें हैं स्टेटस सिंबल एंड इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ये वर्ड आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि इसे आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चीज, ये तो हमने पढ़ लिया इसके पहले जो था एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने आप में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इससे एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। तो जब भी हम मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व की बात करें, आपको दो वर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं स्टूडेंट, एक है डाउनवर्ड मूवमेंट और एक है अपवर्ड मूवमेंट या लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड मूवमेंट। जितनी भी बार मैं राइट वर्ड का यूज करूंगी, चाहे वो डिमांड कर्व हो चाहे वो सप्लाई कर्व हो, जब डिमांड कर्व में राइट की तरफ शिफ्ट होती है उसे बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं A1 से A2 पे जो डिमांड शिफ्ट हो रही है, ठीक है, इसे शिफ्ट नहीं बोलते, एक्चुअली इसे मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है A1 से A2 में, आप देखिए क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। वहां पे Q1 से क्वांटिटी कहाँ चली गई, Q2 पे चली गई है। तो इसे बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या फिर इसे बोलते हैं राइटवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, डिमांड कर्व उठ के इधर या इधर नहीं आ रहा है, तो राइट की तरफ जब मूवमेंट होता है तो इसे बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर ये एक्सपेंशन की जगह ऊपर चला जाए, मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट हो जाए या फिर लेफ्ट की तरफ मूव कर जाए, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिमांड एक्चुअली फॉल कर रही होती है। आप देखें कि Q1 से डिमांड जो है फॉल होकर Q3 की तरफ चले गए, तो इसे बोला जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। राइट की तरफ जो जाता है या डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है उसे बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, एंड जो ऊपर की तरफ जाता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इसका सिंपल एंड सिंगल रीजन है प्राइस में कम या ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब प्राइस फॉल करता है तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। इसे डायग्राम बना के जरूर करके देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चले अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज चेंज इन डिमांड, जिसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट में भी दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है जब पूरा का पूरा डिमांड कर्व एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाता है और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। एंड एक बात बहुत अच्छे से याद रखें कि इंक्रीज इन डिमांड के टाइम प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज, प्राइस रिमेन्स सेम। यू कैन सी ओवर हियर प्राइस यहीं का यहीं है, फिर भी डिमांड कर्व उठ के इधर का इधर जा रहा है। तो रीजंस अदर देन प्राइस, जो हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वहां पे हम अगर प्राइस को छोड़ दें, टेस्ट या प्रेफरेंस देख लें, पॉपुलेशन देख ले, इनकम ऑफ कंज्यूमर देख ले या गवर्नमेंट पॉलिसी देख ले, उन सब में फेवरेबल चेंज आया है। इसकी वजह से जो डिमांड है एक पर्टिकुलर कमोडिटी वो इंक्रीज हो गई है एंड क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई है और डिमांड का पूरा उठ के राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उसे बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, डिमांड का उठ कर की लेफ्ट की तरफ चला जाए, तो उसे बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। इसका भी प्राइस को छोड़ के कोई भी दूसरा रीजन हो सकता है, या तो हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम फॉल कर जाए, या तो हो सकता है गवर्नमेंट ने हेवी टैक्सेशन पॉलिसी फॉलो कर लिया, या फिर पॉपुलेशन ही कम हो गई। तो ऑल दीस रीजंस कैन बी देयर। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, एंड इसके डायग्राम भी बना करके देखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दी एंड ऑफ द चैप्टर डिमांड। चैप्टर नंबर 2 का हम लोगों ने पूरी तरीके से रिविजन कर लिया है स्टूडेंट। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे और साथ ही साथ हम सप्लाई का पूरा चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक साथ ना पढ़ाऊं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो देखना भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि बार बार छोटे वीडियो देखते रहे। इसी में आपको टाइम स्टैम्प बना दिए जाएंगे, वहां पर आप देख लें कि मैंने आपको क्या क्या किस मिनट पे पढ़ाया है, तो आपको बार बार रिविजन करने में ईजी हो जाएगा। एंड अगर कोई अच्छा बच्चा है तो प्लीज़ आप भी टाइम स्टैम्प बना करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में बहुत एक्टिव रहिए स्टूडेंट, क्योंकि आपस में आप जितना ज़्यादा बातें करेंगे उतना ज़्यादा आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स को ही कम्युनिटी बना लीजिए और वहाँ पे एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सारे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। आज हमने कंप्लीट कर लिया डिमांड का पूरा चैप्टर। अब हम मिलेंगे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, एंड पढ़ते रहना अच्छे से।